नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो तेजी फेल सस्ता हुआ तेल। ये बात इसलिए क्योंकि लंबी और बड़ी तेजी के बाद खाने के तेल के दाम घट गए हैं और कई तेल कंपनियों ने अभी हाल में ही एमआरपी में 10 से 20 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है और पाम तेल का भाव 4 महीने में सबसे सस्ता हो गया है। तो अब सवाल यह है कि तेल की कीमतों में जो ये गिरावट आई है, जो महंगाई के मोर्चे पर तेल में एटलीस्ट थोड़ी राहत मिली है, क्या ये राहत और बढ़ेगी? क्या आगे खाने के तेल के दाम और कम होंगे? इस वक्त देश में डिमांड और सप्लाई के हालात क्या हैं खाने के तेल के, और दाम इतनी तेजी से कम क्यों हुए हैं? हम डिटेल में बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ ऑयल इंडस्ट्री के 3 दिग्गज इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो आपको डिटेल में बताएंगे कि अब यहाँ से आगे खाने के तेल के दाम क्या होने वाले हैं, क्या कीमतों में कमी आने वाली है। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं दोराब मिस्त्री, डायरेक्टर हैं गोदरेज इंटरनेशनल के, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के, और साथ ही डीएन पाठक जुड़ रहे हैं, ईडी हैं सोपा के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और मेरा सबसे पहला सवाल दोराब जी मिस्त्री आपसे, और इनफैक्ट आपको बधाई सर, आपने सबसे पहले हमारे चैनल पे ये बात कही थी कि तेल के दाम अब कम होने शुरू हो जाएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ है, तेल के दाम कम होने शुरू हो गए हैं। तो आप जरा बताइए सर कि ये जो कमी अभी हमने तेल की कीमतों में देखी है, इसके पीछे की बड़ी वजह कौन कौन सी है? भैया, बड़ी वजह यह है कि तेल के दाम पहले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और दुनिया में एक प्रकार का की हवा चल रही है कि रिसेशन आने वाला है और इससे सारी कमोडिटीज के दाम कम होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पीक हो चुकी है, मेटल के भाव पीक हो चुके हैं। अब ये जो जोकर एक बाकी है वो एनर्जी। अब एनर्जी का जो मामला है वो ज्यादा पॉलिटिकल है, इसलिए हम ये कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि उसके भी दाम पीक हो चुके या नहीं। लेकिन वेजिटेबल ऑयल, खाद्य तेल में ये बिल्कुल नक्की है कि प्राइसेस पीक हो चुके हैं और यहां से काफी अच्छी गिरावट हुई है। मेरे ख्याल से कम $200 यानी कि 800 रिंगिट की गिरावट आई है पिछले 2-3 हफ्ता में। जैसे हमने फोरकास्ट किया था कि मई महीने की अंत तक, ये मई महीने से जून के पहले 10 दिन आ गए, लेकिन हमने जैसे टाइमली फोरकास्ट किया था उसी के अनुसार भाव गिरे हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि ये जो गिरावट आई है वो बड़ी से बड़ी गिरावट अब आ चुकी है। इससे ज्यादा गिरावट आने के लिए हमको बहुत ही पेशेंस रखना चाहिए, बहुत धीरज रखनी चाहिए, और अब माल खरीदने की कोई ज्यादा उतावल या ज्यादा अर्जेंसी नहीं है। ये जो दाम है वो वाजबी दाम है, अच्छे दाम है, और इन दामों को हमको एंजॉय करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि दाम जिस तरह से गिरे हैं, ऐसे में अब यहाँ से बहुत ज़्यादा और कम होने की गुंजाइश है नहीं। तो संदीप जी, अब जरा बताइए सर, चूंकि आपका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर बहुत डिटेल रिसर्च रहता है डिमांड सप्लाई के हालात पर, और सप्लाई की ही चिंता मार्केट में आई थी जिसने कीमतों को आसमान पे पहुंचा दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में सप्लाई का शॉर्टेज हुआ, इंडिया में भी सनफ्लावर ऑयल की शॉर्टेज हो गई, इंडोनेशिया ने बैन लगाया पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर, वहां से दिक्कत आ गई। अब जरा बताइए सर कि सप्लाई के फ्रंट पर इस वक्त हम कहां पर खड़े हैं? इस वक्त हमारे यहाँ कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है? मृत्युंजय जी, पहले तो मेरे बड़े भाई दोराब जी को नमस्कार कहूंगा। पाठक साहब भी यहाँ हैं। और देखिए, पहली बात यह है, दोराब जी ने जो कहा था 2 हफ्ते पहले और 4 हफ्ते पहले भी कहा था, तो उनका अनुमान एकदम सही पड़ा है। और इनफैक्ट आप देख रहे हैं तो हमारा पीक जो था पाम ऑयल का, क्रूड पाम ऑयल का, वो $2100 का था, और वो आज हमने काम किया है $1510 जून का, और जुलाई अगस्त सितंबर का $1450 में। तो करीबन आप देख रहे हैं 25 से 30% दाम पीक से नीचे आ चुके हैं एडिबल ऑयल के। उसी तरह से सोयाबीन ऑयल का पीक था $2050 का, और आज सोयाबीन ऑयल का दाम है $1650 का। तो कंज्यूमर के लिए बड़ी राहत हो रही है, और ये जैसे दोराब जी ने कहा कि दे शुड एंजॉय दिस प्राइस, उसमें कोई डाउट नहीं है। सप्लाई बढ़ रहा है। इंडोनेशिया को अभी
इतने दिन बैन लगाने के बाद हालात ये बन गए हैं कि अभी किसी भी तरह से वो चाह रहे हैं कि हमारा इस माल से पिंड छूटे और कोटा पे कोटा दिए जा रहे हैं। उन्होंने एक ऑपरेशन फ्लश आउट करके भी निकाला है, किसी भी तरह से स्टॉक्स को फ्लश आउट किया जाए। तो अब जो अति उन्होंने पहले की है और वो जो बदहज़मी हो गई है उन लोगों को, अब वो वोमिटिंग हो रही है। अब तो पाम तेल की सप्लाई इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से और पापुआ न्यू गिनी से तो थी। हमारे पास में आपने देखा मई में भी 6 लाख टन तेल आ गया था। तो अब इंडोनेशिया का भी एडिशन हो रहा है। दूसरी बात जहाँ तक सोयाबीन है, सोयाबीन की सप्लाई में कोई इश्यू ही नहीं है, सोयाबीन की कंटीन्यूअस सप्लाई शुरू है। तीसरी बात सनफ्लावर का जहाँ तक सवाल है, तो हमने देखा कि भई जो रशिया और अर्जेंटीना से सनफ्लावर आ रहा था, वो सनफ्लावर के इतने ऊँचे दाम होने से थोड़ा डिमांड का भी डिस्ट्रक्शन हुआ है और अभी सनफ्लावर यूक्रेन से भी थोड़ा निकल रहा है अगल-बगल के यूरोपियन देशों में और बॉर्डर देशों में। तो जनरली यूक्रेन जो है हर महीने 5.5 लाख टन एक्सपोर्ट करता था सनफ्लावर ऑयल पीक में नॉर्मल टाइम में। तो अभी 1.5 लाख टन वो यूक्रेन से भी निकल पा रहा है सनफ्लावर ऑयल और बॉर्डरिंग एरिया में रेल से या रोड से या छोटे बार्जेस से और सनफ्लावर सीड भी जा रहा है। तो कहने का मतलब है अभी सप्लाई का इश्यू जो है वो मोर और लेस सॉल्व हो रहा है और हो गया है एंड वो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अभी हालत ये है कि हमारे यहाँ इतनी गर्मी पड़ी अप्रैल मई में कि हमारे यहाँ डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गई, 20% डिमांड कम हो गई थी। आप किसी भी बड़ी एडिबल ऑयल कंपनी से पूछ लीजिए। और अभी स्टॉक लिमिट और ये सब होने के कारण में और रोज दाम गिरने कारण में नई बाइंग भी रुकी हुई है और नई बाइंग ना आने से दाम और गिरते हैं, आप जानते हैं। तो ओवरऑल सप्लाई कंफर्ट हो चुका है, डिमांड अभी भी इतनी रोबस्ट नहीं आई है। मार्केट 1-2 दिन गिरने से रुकेगा तो फिर एक बार डिमांड इंडिया में आएगी और मेरा भी वही ख्याल है कि अब दाम अच्छे नीचे आ चुके हैं और ऐसे दामों में अभी थोड़ा खरीदी का माहौल अगले हफ्ते इंडिया में बन सकता है। बारिश भी अभी आज बॉम्बे में बारिश पड़ी है और अभी वापस बारिश का राउंड पड़ना चाहिए जी। सब जगह पे। मौसम थोड़ा कूल हो जाएगा तो उससे भी एडिबल ऑयल की डिमांड बढ़ती है, लोगों को चाय, समोसे और पकौड़े खाने का मन करता है। ठीक बात है। तो आप कह रहे हैं कि पकोड़े खाने का मन करता है तो वहाँ पर ऑयल की डिमांड बढ़ेगी। चलिए अच्छा है कि मानसून कम से कम अच्छा हो, तो मानसून अगर अच्छा होगा तो फिर पकौड़ा खाने में भी अच्छा लगेगा और ऊपर से तेल के दाम कम हो जाए तो सोने पे सुहागा। ये बड़ा अच्छा है। और मुंबई में तो हम लोग बड़ा वेट करते हैं कि वीकेंड पे बारिश हो, फ्राइडे शाम से बारिश शुरू हो जाए तो फिर क्या कहने, पकोड़े का मजा कुछ और होता है। ठीक है, लेकिन पाठक जी आप जरा बताएं सर, आप तो सोयाबीन मार्केट को बहुत डिटेल में समझते हैं और जानते हैं। आप जरा बताएं सर कि आपके हिसाब से अभी जो गिरावट आई है खाने के तेल की कीमतों में, ये सस्टेनेबल है? आपको लगता है कि हाँ अभी दाम कम ही रहेंगे या कुछ और चिंता कहीं से आपको दिख रही है इस वक्त? मुझे बिल्कुल कोई चिंता नहीं दिख रही अभी। आपको याद होगा आपके इसी पैनल ने 2 महीने पहले कहा था कि जून जुलाई में दाम सही होंगे जून में, और देखिए संदीप जी ने बोला था, दुराज जी ने बोला था और दाम वहां आ गए हैं। अभी आगे दाम और बढ़ने की उम्मीद मुझे कहीं नहीं दिखती। मानसून की मैंने अभी आज ही खबर ली है तो उन्होंने बोला है कि मानसून बिल्कुल टाइम पे है, कोई समस्या नहीं दिख रही है, तो बुआई अच्छी होगी। सारे क्यूज जो है वो इस तरफ जा रहे हैं कि दाम जो है नरम रहेंगे, ठीक रहेंगे। तो आप मतलब तीनों एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि हाँ दाम कम हुए हैं और कम होने की वजह है, मतलब ऐसे नहीं कि अचानक कीमतें कम हो गई हैं। लेकिन एक बात दोराब जी, चूंकि आप एक बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गोदरेज इंटरनेशनल को, आप जरा बताइए सर, क्योंकि कई बार कंज्यूमर, जैसे मैं ये शो कर रहा हूँ तो बहुत सारे कंज्यूमर ये सोच रहे हैं कि ये बता तो रहा है कि हाँ दाम कम हो रहे हैं, लेकिन हम जब खरीदने जाते हैं तो हमें तो पुराने भाव पर तेल मिल रहा है। तो एक्चुअल रिफ्लेक्शन कंज्यूमर की जेब तक कब पहुंचेगा? अभी हाल में अभी हमने रुचि सोया का एग्जांपल दिखाया कि जो एमआरपी है उसमें कमी की गई है। एक्चुअल कंज्यूमर के जेब तक इसका फर्क पड़ने में कितना वक्त लग सकता है सर? इसके 2 कारण है मृत्युंजय। पहला कि जब दाम बढ़ते हैं तो बड़ी कंपनियां जो कि ये बॉटल्ड ऑयल बेचती है वो पूरा प्राइस इंक्रीज पास ऑन नहीं करते, वो अपने मार्जिन को भी दबा देते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जब भाव बहुत बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। तो इसलिए जो पूरा बढ़ावा था वो पूरा बढ़ावा कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया गया था, और इसलिए जब गिरावट आती है तो पूरी 100% गिरावट कंज्यूमर को नहीं पास ऑन की जाती है, क्योंकि उसमें जो लॉस बड़ी कंपनियों ने लिया था जब भाव बहुत बढ़ गए थे, वो लॉस उसमें से कैंसल हो जाता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल नेसेसिटी है मार्केट की, और इसकी वजह से कंज्यूमर को बिल्कुल
रिटेल प्राइस होलसेल और मार्केट प्राइस से बिल्कुल रोज रोज कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये एक कारण है। दूसरा कारण मैं बताना चाहता हूं मेरे दो भाइयों से भी कि मेरे ख्याल से जब मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आती है अचानक से, हम लोग तो एक्सपेक्ट करते थे लेकिन तेजी वाले भी बहुत थे मार्केट में, आप जानते हैं। तो जब ऐसी गिरावट होती है तो उससे एक बाउंस आता है, एक रैली आती है, और मेरा अनुमान है कि नेक्स्ट वीक एक छोटी सी रैली मार्केट में आ सकती है। मार्केट कभी भी सीधी लकीर में नहीं चलती है, हमेशा अप डाउन जाती है। तो एक थोड़ी सी रैली आ सकती है, और यहां से मार्केट के दाम और गिरने के लिए हमको एक बहुत बड़ा फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए, और ये है यूक्रेन की लड़ाई। जिस दिन यूक्रेन में सीज फायर लग जाएगा, जिस दिन ब्लैक सी ओपन हो जाएगा और वहां से सन ऑयल छूट से मिलना शुरू होगा, तब दूसरी बड़ी गिरावट बाजार में आएगी। जब तक यूक्रेन की लड़ाई चलती रहेगी और सन ऑयल में प्रॉब्लम रहेगा, जब तक ब्लैक सी से एक्सपोर्ट नहीं होंगे, तब मेरे ख्याल से आज जो दाम आए हैं वही दाम धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो ये एक बड़ी अहम बात है कि आपने कहा कि अभी दाम तो रहेंगे यही, लेकिन हाँ, जिस दिन यूक्रेन और रूस के बीच सुलह हो जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक बड़ी गिरावट कीमतों में और आ सकती है। लेकिन संदीप जी, एक बात सर आप जरा बताएं, आप जरा अलग अलग ऑयल की बात कर लें। अभी के हालात को देखते हुए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में सप्लाई डिमांड के मोर्चे पर कौन सा तेल आपको दिख रहा है? क्या पाम तेल की सप्लाई हमारे यहाँ पर्याप्त है अभी, या सोयाबीन या मस्टर्ड? मतलब सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में डिमांड सप्लाई के हिसाब से आपको कौन सा ऑयल दिख रहा है अभी? देखिए, देसी तेल में तो मस्टर्ड ऑयल चाहिए उतना अवेलेबल है। मस्टर्ड ऑयल के दाम भी बहुत कंटेंट है। करीबन 142 रुपए किलो का मस्टर्ड एक्सपेलर का रेट है, और रादर वो तो ऊपर में 153 रुपए किलो हो गया था, लेकिन आज 142 रुपए किलो में मिल रहा है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट आई है। और जहां तक इंटरनेशनल तेल है, इंटरनेशनल तेल में सोया की सप्लाई और पाम की सप्लाई एकदम नॉर्मल है। अभी चाहिए उतनी क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सनफ्लावर का, जैसे दोराब जी ने भी कहा कि हमें रशिया और अर्जेंटीना से तो मिल रहा है, यूक्रेन से थोड़ा माल नेबरिंग कंट्रीज में, यूरोप में जा रहा है। सनफ्लावर की भी सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन यदि सीज फायर होगा तो फिर एकदम यूक्रेन के फ्लड गेट शुरू हो जाएंगे और पूरा सप्लाई सिस्टम हमारे को अवेलेबल हो जाएगा। तो अब सोया और पाम में सप्लाई में इंपोर्टेड में कोई दिक्कत नहीं है, लोकल सरसों में दिक्कत नहीं है। सनफ्लावर ही एक बचा है जिसमें आज एक खिड़की खुली है, लेकिन गेट अभी तक नहीं खुला है। ये आप कह रहे हैं गेट अभी नहीं खुला है, तो खिड़की सर छोटी वाली खुली है या बड़ी वाली? अभी छोटी खिड़की है उससे लेकिन उससे काम निकल रहा है। अच्छा, उससे काम निकल रहा है, तो ठीक है, तब तो ठीक ही है कि तब तक गेट बंद ही रहे। जब तक खिड़की से काम चल रहा है तो गेट की क्या जरूरत है? ठीक बात है, लेकिन अब वो ठीक है, अभी खुल जाएगा तो अच्छी बात है। अच्छा, ठीक बात है। अब पाठक जी, जरा एक सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि सोयाबीन की कीमतों को हमने देखा कि कहाँ तक दाम पहुंच गए थे, 10,000 तक बड़ा हो हल्ला हुआ इसके ऊपर जब दाम बढ़े थे, तो उसके बाद दाम कम भी हुए। अब जरा आप बताएं कि सोयाबीन सीड की सप्लाई अभी कैसी है? सोयाबीन सीड का प्राइस क्या अभी कुछ और कम होने वाला है? देखिए, सीड की अगर डिमांड सप्लाई सिचुएशन देखें तो डिमांड इस साल कम हुई है। मील की डिमांड कम हुई है क्योंकि पोल्ट्री वालों ने इंक्लूजन कम कर दिया है। कुछ मील इंपोर्ट हुआ है, उससे भी फर्क पड़ा है। और सप्लाई हमें मालूम है कि 119 लाख टन की थी सोयाबीन की, और बड़ा एक स्टॉक अभी किसानों के पास है। तो यहाँ से दाम कम हो सकते हैं, ज्यादा बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। ये कम होते हुए दाम पिछले 10 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि दाम थोड़े कम हो रहे हैं। तो ऊपर नीचे 50-100 रुपए जो होता रहता है वो तो मार्केट का फैक्टर है, अदरवाइज फंडामेंटली प्राइसेस को कम ही होना पड़ेगा। अभी जब सोइंग शुरू हो जाएगी तो प्राइसेस पे और ज्यादा प्रेशर आएगा अभी। अब अगला सवाल मेरा दोराब जी मिस्त्री आपसे ये होगा सर कि जब खाने के तेल के दाम जब बढ़े थे, उसके पीछे ग्लोबल वजह बहुत जिम्मेदार यहाँ पर सामने आए थे, क्योंकि एक तो इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट को बैन किया था, यूक्रेन से सप्लाई घट गई थी। अब ग्लोबल सिचुएशन इस वक्त आपको क्या दिख रहा है? मतलब सप्लाई के लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ग्लोबल मार्केट में अभी एडिबल ऑयल की डिमांड और सप्लाई के क्या हालात हैं? मेरे भाई संदीप जी ने बहुत अच्छी तरह बताया पूरा ग्लोबल
डिमांड सप्लाई सिचुएशन हर तेल की दुनिया के लिए, मैं उसको थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड कर सकता हूं कि सबसे वीक, सबसे बेरिश, सबसे ज्यादा गिरावट का तेल है पाम, क्योंकि पाम की सप्लाई बहुत अच्छी है। हम महीनों से कह रहे हैं कि पाम की प्रोडक्शन बेहतर है इस साल और बढ़ती रहेगी महीने महीने पर। और मेरा ख्याल है कि पाम का टोटल प्रोडक्शन इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड सबको मिलके अगर ले तो कम से कम 3 मिलियन टन ज्यादा रहेगा इस साल में। तो ये ज्यादा सप्लाई अब आ रही है दुनिया में और इससे ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है और थोड़ी ज्यादा आ सकती है। लेकिन इसके सामने भी एक और फैक्टर है कि अगर पाम बहुत सस्ता हो जाए, सोयाबीन ऑयल की कंपैरिजन में पाम अगर बहुत सस्ता हो जाए, $300, $350 कम हो जाए पाम के दाम सोयाबीन ऑयल की कंपैरिजन में, तो फिर पाम की डिमांड बढ़ जाती है। और पाम की एक एडवांटेज है कि पाम से पाम बायोडीजल बहुत ही अच्छी तरह और बहुत जल्दी बन सकता है। तो जब तक एनर्जी के भाव टिकते हैं, जब तक ब्रेंट क्रूड 110 या $120 पर बैरल का दाम चलता है, तब तक वेजिटेबल ऑयल में ज्यादा गिरावट आने के संभव कम है, क्योंकि पाम तेल न सिर्फ खाद्य पदार्थ में जाता है लेकिन बायोडीजल में भी जाता है। और ये बायोडीजल का जो टेका है पाम को, जो सपोर्ट है पाम को, वो सपोर्ट पाम को संभाल लेगा और पाम को ज्यादा गिरने से अटका सकता है। क्रूड से याद आया, जी ये क्रूड से याद आया सर, आपने क्रूड का जिक्र किया, तो अब संदीप जी मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि एक तो क्रूड की बात हो रही है, लेकिन आप देखिए कि अब दुनिया भर में एक बार फिर से मंदी की बात होने लगी है और उसको लेकर के एक मार्केट में आशंका है, भय है, डर का माहौल है। अगर मान लीजिए डिमांड घटने के मोर्चे पर कुछ और खबर आती है, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें भी बढ़ी हैं, मंदी की बात हो रही है, मंदी का डर सता रहा है, तो क्या वहां पर फिर हम एक डिमांड में गिरावट देखेंगे, एडिबल ऑयल की डिमांड में भी, कच्चा तेल भी अगर नीचे आता है तो? मृत्युंजय जी, हमारे एडिबल ऑयल में चक्र ऐसा चलता है कि यदि कीमतें कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। बिकॉज अब मैंने आपको पहले कहा कि कीमतें बहुत बढ़ गई थी और गर्मी बहुत थी, तो 20% डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गया था अप्रैल और मई में। लेकिन अब जैसे कीमतें रीजनेबल हो गई है, डोमेस्टिक तेलों से इम्पोर्टेड तेल सस्ता हो गया है, तो डेफिनेटली अब एडिबल ऑयल की डिमांड और कंजम्पशन दोनों बढ़ेगा। और खाने पीने की चीजों में तो प्राइस इलास्टिसिटी बहुत काम करती है, कम कीमतें में कंजम्पशन बढ़ता है, बहुत ज्यादा कीमतें में कंजम्पशन कम होता है। और ये अभी होना है, तो कंज्यूमर के लिए अच्छा टाइम है। आगे फेस्टिवल है इंडिया में 4 महीने 5 महीने, तो इस टाइम पे ये कीमतें राइटफुली कम हो गई है। गवर्नमेंट को भी ओवरऑल इन्फ्लेशन नंबर को कंटेन करने में काम में आएगी। और डेफिनेटली वर्ल्ड ओवर में आपने इतना सही कहा कि थोड़ा मंदी का माहौल चल रहा है, घबराहट का माहौल चल रहा है। मैक्रो मार्केट्स जो है, फाइनेंशियल मार्केट जो है, वो प्रेशर में आ गए हैं। ब्याज दरें सब बैंक के, सेंट्रल बैंक के बढ़ा रही है, यूएस फेड रिजर्व से, यूरोपियन बैंक से, इंडिया में सबने बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहने की अनुमान है। तो ये सब कारण से ये 2 साल की जो पार्टी थी, जिसमें सब असेट क्लास जो है इन्फ्लेट होके ₹1 का ₹2, ₹2.5, ₹3 हो गया था, अब वो पार्टी का टाइम पूरा हो चुका है। और अब पार्टी के बाद थोड़ा हेडेक जो होता है वो अभी शुरू हो गया है, और वो अभी हेडेक आपको लास्ट करने वाला है 2022 में। तो 2020 और 21 हाँ, में ओके, तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये पार्टी का हैंगओवर अभी रहेगा और उसके बाद फिर नई पार्टी शुरू होने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। लेकिन पाठक जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, जब आप भी इस बात को लेकर सहमत हैं कि दाम कम होंगे सोयाबीन के, बाकी एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि हाँ दाम कम हो रहे हैं, तो आपने जब दाम बढ़े थे तो आपने बहुत ज्यादा जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था, आपने कहा था कि वायदा को बैन कर दो, जब मील वील का मसला आया था सामने। तो अब आपके हिसाब से क्या सोयाबीन का वायदा शुरू हो जाना चाहिए, या लिखेंगे आप चिट्ठी सोपा की तरफ से? आई थिंक गवर्नमेंट को उस पर अपनी कॉल लेने देते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। आई एम श्योर उनको मालूम है कि सही क्या है, गलत क्या है, तो वायदा पे जो भी कॉल लेनी होगी वो आज की जो मार्केट कंडीशन है। इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर, सोपा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर? सोपा का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वायदा बंद होने से वॉलेटिलिटी घटी है और कम से कम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को थोड़ा उससे बल मिला है। दोराब जी, आपका व्यू क्या है सर? जो एडिबल ऑयल का पूरा कॉम्प्लेक्स जहां पर फ्यूचर ट्रेड होता था बैन है अभी,
और कीमतों को काबू में करने के लिए कदम उठाया गया था। अब तो कीमतें काबू में आ रही हैं, आपको लगता है कि बैन हटा देना चाहिए? अब आपका सुझाव क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल मेरा राय है कि आज कल में सरकार को बैन हटाना चाहिए और पूरी नॉर्मल फ्यूचर्स ट्रेडिंग का आरंभ हो जाना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने गलत कदम उठाया था जब बैन किया तो। अच्छा। ये बैन करने से कोई फायदा नहीं हुआ है। बैन करने से आपने प्राइस डिस्कवरी का प्रोसेस बंद कर दिया। ठीक है, भाव चलिए, तो जो बढ़ने हुआ वाले हुआ, जो बात हो गई वो हो गई, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर शुरू कर देना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, संदीप जी, आप एग्री करते हैं? आप भी सहमत हैं? आपको भी लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वायदा फिर से शुरू किया जाए? यस मृत्युंजय जी, वायदा अभी शुरू करने का टाइम आ चुका है। 25% गिरावट हो चुकी है और ऐसे में यदि हम अभी कंज्यूमर का ख्याल हमने बहुत अच्छी तरह से रख लिया पिछले 6 महीने में, 8 महीने में। अब किसानों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सोइंग का भी सीजन सामने आ रहा है। किसान को भी पता लगना चाहिए कि उसका आज जो क्रॉप शो करेगा उसका कीमत क्या मिलेगी उसको, सोयाबीन में, ग्राउंडनट में और दूसरे तेलों में। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि वायदा बंद होने के बाद भी हमने देखा वर्ल्ड मार्केट तो अपनी तरफ से बढ़ ही गया। ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, उसके बाद में इंडोनेशिया ने बैन कर दिया। वायदा बंद होने के बाद भी वर्ल्ड मार्केट 30 से 40% बढ़ चुका था। सो वायदा और प्राइस का संगम जो है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन यस, वायदे में कुछ थोड़ा सा निर्बंध लगाना जरूरी था। डेली फ्लक्चुएशन लिमिट को, मार्जिन को, ये सब चीज को, वो हमारे एक्सचेंजेस के लगाने में देरी हो गई थी। अब उनको बात समझ में आ गई है। अब वो ज्यादा सुलझे हुए समझे हुए काम करेंगे और मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में गवर्नमेंट को इफेक्टिव कदम लेके सीड के और ऑयल के सबके वायदे खोल देने चाहिए। एंड दिस, ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करेगा प्राइस डिस्कवरी राइट में सर, राइट। और मार्केट प्लेयर्स को जी, एफिशिएंट जी। वे में मार्केट को हैंडल करने को जगह है। ठीक है, चलिए, तो ये आप सबकी राय है कि अब चूंकि तेल के दाम कम हो रहे हैं तो वायदा भी शुरू हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, दोराब जी मिस्त्री आपका, और पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि तेल के दाम कम हुए हैं और क्या आगे और कीमतें कम होंगी, ये डिटेल में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।